सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी कंपनी की कहानी देख रहे हैं जो दो अलग-अलग दुनिया में जी रही है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ उसका आज है ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर का एक मजबूत, स्थिर और पैसा बनाने वाला बिजनेस। और दूसरी तरफ उसका भविष्य। एक बहुत बड़ा जोखिम भरा सपना। हाँ, सेमीकंडक्टर की दुनिया में। हमारे पास ISMO लिमिटेड की हालिया अर्निंग्स कॉल का ट्रांसक्रिप्ट है और आज का सवाल यही है, क्या ये कंपनी अपने आज की कमाई से अपना कल खरीद पाएगी? ये सवाल बिल्कुल सही है। अगर आप देखें तो ये क्लासिक कहानी है। एक स्थापित कंपनी अपने आराम के दायरे से बाहर निकलकर एक पूरी तरह से नए और विस्फोटक क्षेत्र में उतर रही है। मतलब ऑटोमोबाइल डीलरशिप के लिए सॉफ्टवेयर बनाने से लेकर बिल्कुल। हाईटेक सिलिकॉन फोटोनिक्स चिप्स की पैकेजिंग पक्का सफर। ये ट्रांसक्रिप्ट हमें उनकी इस दोहरी रणनीति की एक बहुत ही दिलचस्प झलक देती है। एक तरफ स्थिरता है तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा दाव। चलिए तो फिर इस कहानी को खोलते हैं। कॉल की शुरुआत में मैनेजिंग डायरेक्टर संजय सोनी कंपनी को 4 स्तंभों पर खड़ा बताते हैं। हाँ, 4 स्तंभ। ये उनके बिजनेस के 4 मुख्य हिस्से हैं। शुरू करने के लिए ये एक अच्छा ढांचा लगता है। बिल्कुल। और इसमो माइक्रो पर जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये पहले 3 स्तंभ कितने मजबूत हैं। अच्छा। ये सिर्फ पुराने बिजनेस नहीं है, मतलब ये वो कैश मशीन है जो माइक्रो डिवीजन के बड़े और जोखिम भरे सपनों को फंड कर रही हैं। बिना इनकी स्थिर कमाई के सेमीकंडक्टर जैसा बड़ा दांव लगाना लगभग नामुमकिन होता। ठीक है, तो पहली कैश मशीन क्या है? पहला स्तंभ? पहला है इसमो स्टॉक। ये उनका ऑटोमोटिव इमेजरी प्लेटफॉर्म है। इमेजरी प्लेटफॉर्म। हाँ, आसान शब्दों में कहें तो जब आप किसी रेंटल कंपनी जैसे हर्ट्स या एविस की वेबसाइट पर कारों की तस्वीरें और वीडियो देखते हैं, तो बहुत संभव है कि उसके पीछे इसमो स्टॉक का हाथ हो। अच्छा, तो ये वो हैं। हाँ, और वे दावा करते हैं कि वे इस क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और हाल ही में उन्होंने ई-कॉमर्स की बढ़ती जरूरत को देखते हुए अपने पूरे प्लेटफॉर्म को अपग्रेड भी किया है। यानी ये एक मजबूत और स्थापित बिजनेस है। अब दूसरे स्तंभ पर आते हैं, इसमो ऑटो। ये उनका सॉफ्टवेयर डिवीजन है जो सीधे कार डीलरों के साथ काम करता है। ये 22 देशों में 3000 से ज्यादा ग्राहकों को सेवाएं देता है। 3000 से ज्यादा? हाँ, जिससे पता चलता है कि वे दुनिया भर में कितनी मजबूती से फैले हुए हैं। कॉल में एक बड़ी जीत का जिक्र था। उन्होंने यूरोप में एक बहुत बड़े OEM मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जैसे फोर्ड या फॉक्सवैगन। बिल्कुल, तो उनके लिए 900 जगहों पर अपना डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का कॉन्ट्रैक्ट जीता है। और तीसरा स्तंभ? ये डेटा से जुड़ा है ना? हाँ, तीसरा है फ्रॉग डेटा। ये उनकी AI और एनालिटिक्स शाखा है जो डीलरों को डिसीजन इंटेलिजेंस देती है। डिसीजन इंटेलिजेंस मतलब ये उन्हें डेटा के आधार पर बेहतर फैसले लेने में मदद करती है, जैसे कौन सी कारें ज्यादा बिकेंगी या मार्केटिंग पर पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए। और यहाँ एक आंकड़ा है जो वाकई चौंकाने वाला है। क्या? उनकी ग्रॉस रेवेन्यू रिटेंशन दर 98.5% है। एक मिनट, 98.5%? इसका मतलब है कि 100 में से लगभग 99 ग्राहक उनके साथ बने रहते हैं साल दर साल। हाँ, सॉफ्टवेयर की दुनिया में तो ये लगभग अनसुना है। बिल्कुल। ये आंकड़ा दिखाता है कि उनका प्रोडक्ट सिर्फ अच्छा नहीं है, बल्कि ग्राहकों के काम के लिए जरूरी बन चुका है। वो इसे छोड़ नहीं सकते। ये एक बहुत ही मजबूत चिपचिपा बिजनेस मॉडल है तो ये हैं वो 3 स्तंभ जो कंपनी को स्थिरता और नकदी देते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा रुकते हैं क्योंकि यहीं पर असली कहानी है। चौथा स्तंभ, इसमो माइक्रो। ये सिर्फ एक और डिवीजन नहीं है, ये कंपनी का भविष्य बदलने वाला दाव है। सही। यहाँ बात एकदम से कारों और सॉफ्टवेयर से हटकर सेमीकंडक्टर पर आ जाती है। वे क्या कर रहे हैं? AI द्वारा संचालित सेमीकंडक्टर सुपर साइकिल की लहर पे सवार होने की कोशिश कर रहे हैं। वे सिलिकॉन फोटोनिक्स पैकेजिंग नामक एक बहुत ही विशेष और तेजी से बढ़ते क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सिलिकॉन फोटोनिक्स पैकेजिंग, ये सुनने में बहुत जटिल लगता है। हमारे श्रोताओं के लिए इसे सरल भाषा में समझाएं। जरूर, इसे ऐसे समझिए। पारंपरिक कंप्यूटर चिप्स में डेटा तांबे के तारों के जरिए इलेक्ट्रॉनों के रूप में दौड़ता है। ठीक है। लेकिन सिलिकॉन फोटोनिक्स में डेटा ऑप्टिकल फाइबर के जरिए प्रकाश यानी फोटोन के रूप में चलता है। अच्छा, प्रकाश के रूप में? हाँ, ये बहुत ज्यादा तेज है और कम ऊर्जा का उपयोग करता है। AI और बड़े डेटा सेंटरों के लिए ये तकनीक गेम चेंजर है, जहां खरबों डेटा पॉइंट्स को पलक झपकते प्रोसेस करना होता है। और इसमें पैकेजिंग का क्या मतलब है? ये
चिप को किसी डब्बे में रखने जैसा तो नहीं होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पैकेजिंग एक बहुत ही जटिल इंजीनियरिंग प्रक्रिया है। इसमें उस छोटी सी फोटोनिक्स चिप को पावर सप्लाई, डेटा सिग्नलों और बाहरी दुनिया से जोड़ा जाता है ताकि वो काम कर सके। ओके। यह चिप को एक मजबूत और इस्तेमाल करने लायक रूप देने जैसा है। और फोटोनिक्स में यह और भी मुश्किल है क्योंकि आपको प्रकाश को बहुत सटीकता से निर्देशित करना होता है। तो ये एक बहुत ही खास और मुश्किल काम है। ये बाजार कितना बड़ा हो सकता है? कॉल के मुताबिक ये बाजार आज के 2-3 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2030 तक 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा का हो जाएगा। 10 बिलियन डॉलर? हाँ, यह सालाना 25-30% की चक्रवृद्धि है। यह कोई साधारण वृद्धि नहीं है, यह एक विस्फोट है और ISMO इस विस्फोट के केंद्र में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, तो वे सिर्फ बाजार में प्रवेश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने असल में कुछ बड़ा कर दिखाया है। क्या है वो तकनीकी मील का पत्थर जिसका जिक्र कॉल में था? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने एक हाई डेंसिटी 32 चैनल पैकेजिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है। ये एक तकनीकी सफलता है जो न केवल उन्हें बल्कि भारत को भी इस अत्याधुनिक तकनीक के वैश्विक नक्शे पर रखती है। वाह। और इस काम के लिए उन्हें भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR से मान्यता भी मिली है, जो उनके काम की पुष्टि करता है। सरकार की बात आई तो कॉल में एक फैब स्थापित करने की भी बात हुई थी। फैब यानी फैब्रिकेशन यूनिट। हाँ, इसे आप एक अल्ट्रा क्लीन हाईटेक फैक्ट्री समझिए, जहां ये माइक्रोस्कोपिक चिप्स बनाए जाते हैं। इन्हें बनाना बेहद जटिल और महंगा होता है। ये तो एक बहुत बड़ा कदम लगता है। ये बहुत बड़ा है और यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ये पहल सिर्फ कंपनी की तरफ से नहीं, बल्कि सरकार की ओर से भी आ रही है। हाँ, कॉल में इसे भारत को फोटोनिक्स में एक लीडर बनाने की राष्ट्र निर्माण पहल का हिस्सा बताया गया है। राष्ट्र निर्माण, ये तो बहुत बड़ा शब्द है। इसका मतलब है कि सरकार इसमें सीधे तौर पे शामिल है? हाँ, और बहुत मजबूती से। उन्हें उम्मीद है कि सरकार से पर्याप्त धन और सब्सिडी मिलेगी। कॉल में कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब प्लांट और मशीनरी पर होने वाले कुल खर्च का 50% तक सब्सिडी मिलने का जिक्र है। 50%? जी, तो ये सिर्फ ISMO का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक तरह से भारत का प्रोजेक्ट बन रहा है जिसमें ISMO एक मुख्य भागीदार है। और ये सिर्फ कंपनी के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी एक बड़ी बात है। कैसे? दुनिया में बहुत कम देश हैं जो ये हाईटेक चिप्स बना सकते हैं। अगर भारत इसमें सफल होता है तो ये देश को टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नए मुकाम पर ले जाएगा। ये सब भविष्य की बातें हैं, फैब, सुपर साइकिल, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज की हकीकत क्या है? क्या कंपनी के नंबर इस बड़ी कहानी को सपोर्ट करते हैं? चलिए अब जरा इनके वित्तीय आंकड़ों पर नजर डालते हैं। बिल्कुल। वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही के आंकड़े एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। कुल राजस्व में कोई विस्फोटक वृद्धि नहीं है। यह साल दर साल लगभग 9.9% बढ़ा है। तो बस 10%। ये स्थिर हैं लेकिन रोमांचक नहीं है। सही। तो फिर अच्छी खबर कहाँ है? अच्छी खबर लाभप्रदता यानी मुनाफे में है। EBITDA जो कि ब्याज, टैक्स और अन्य कटौतियों से पहले की कमाई होती है, उसमें 23% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। अच्छा, 23%? हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी हर रुपए की कमाई पर पहले से ज्यादा पैसा बना रही है, वो ज्यादा कुशल हो गए। और इस कुशलता का एक बड़ा कारण AI का उपयोग है, जैसा कि उन्होंने लागत कम करने के लिए उल्लेख किया। मुझे यह सुनना दिलचस्प लगा कि कई कंपनियां ऐसा दावा करती हैं, लेकिन क्या पॉल में कोई ठोस सबूत दिया गया था कि ये वाकई में काम कर रहा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और उन्होंने इसका जवाब भी दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ महंगी भूमिकाओं को बदलने के लिए AI टूल का इस्तेमाल किया है और इसका सीधा असर ये हुआ कि इस तिमाही में उनके कर्मचारियों पर होने वाले खर्च में वास्तव में थोड़ी गिरावट आई है। तो ये काम कर रहा। हाँ, ये एक ठोस सबूत है और इससे भी ज्यादा दिलचस्प ये है कि वे इसे अपनी AI फैक्ट्री पहल कह रहे हैं और अब वे इस आंतरिक क्षमता को ग्राहकों को एक सेवा के रूप में भी बेच रहे हैं। मतलब वे अपनी आंतरिक दक्षता को एक बाहरी उत्पाद में बदल रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो उनकी पुरानी दुनिया ऑटो ज्यादा कुशल हो रही है। अब वापस नई दुनिया यानी ISMO माइक्रो पर आते हैं। उसके लिए वित्तीय दृष्टिकोण क्या है? यह भी छोटा है, लेकिन योजना क्या है? योजना बहुत बहुत महत्वाकांक्षी है। कॉल के अनुसार माइक्रो डिवीजन से अगले साल तक ब्रेक इवन यानी ना लाभ ना हानि की स्थिति में पहुंचने की उम्मीद है। ओके। और उसके बाद वे 30% से ज्यादा के ऑपरेटिंग मार्जिन का लक्ष्य रख रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत स्वस्थ माना जाता है। और राजस्व के बारे में क्या?
ये डिवीजन कंपनी के लिए कितना बड़ा बन सकता है? उनका लक्ष्य है कि अगले 3 वर्षों के भीतर ये डिवीजन कंपनी के कुल राजस्व का 50% हिस्सा बने। आधा? हाँ, सोचिए एक बिजनेस जो आज लगभग शून्य है, वो 3 साल में कंपनी का आधा हिस्सा बन जाएगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और ये सिर्फ एक सपना नहीं है, उनके पास सबूत हैं। क्या सबूत? उनकी ऑर्डर बुक पहले ही 25 करोड़ रुपए से दुगनी होकर 50 करोड़ हो गई है, जिसे अगले 9 महीनों में पूरा किया जाना है। ये वास्तविक मांग को दर्शाता है। इस सब को फंड करने के लिए वे पैसे जुटा रहे हैं ना, एडवांस पैकेजिंग सुविधा के लिए। सही। वे लगभग 150-200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहे हैं। और यहाँ एक और चौंकाने वाला आंकड़ा आता है। बताइए। उनका दावा है कि ये नई सुविधा जब एक बार पूरी तरह से चालू हो जाएगी तो उसमें 1000 करोड़ तक का राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता होगी। 1 मिनट रुकिए, 1000 करोड़, ये तो उनके मौजूदा पूरे बिजनेस से भी ज्यादा है। क्या ये आंकड़ा थोड़ा ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं लगता? हाँ, ये सवाल कॉल पर भी उठा था। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा? उनका तर्क ये है कि ये वॉल्यूम का खेल है। सिलिकॉन फोटोनिक्स की मांग इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अगर आपके पास क्षमता है तो ग्राहक तैयार है। 200 करोड़ रुपए का निवेश उन्हें बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की क्षमता देगा, जिससे वो बड़े ऑर्डर ले सकेंगे। तो ये एक उच्च जोखिम उच्च इनाम वाला दाव है। बिल्कुल। अगर मांग उनकी उम्मीद के मुताबिक बढ़ती है तो ये आंकड़ा संभव है, लेकिन अगर मांग धीमी हो जाती है या कोई तकनीकी बाधा आ जाती है तो ये मुश्किल होगा। ये तो हुई सेमीकंडक्टर की रोमांचक कहानी, लेकिन इस बीच उनके पारंपरिक ऑटोमोटिव व्यवसायों का क्या हो रहा है? क्या वे उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं जबकि सारा ध्यान माइक्रो पर है? ये एक वाजिब चिंता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। हालांकि वो बिजनेस कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने बताया कि अमेरिका और यूरोप में इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले टैरिफ को लेकर काफी भ्रम है। अच्छा। जिसके कारण बाजार सुस्त है। कार डीलर और बड़े निर्माता नए खर्च करने में सावधानी बरत रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि उनका मुख्य व्यवसाय घट रहा है? आश्चर्यजनक रूप से नहीं। उन चुनौतियों के बावजूद ऑटो बिजनेस में मामूली वृद्धि हुई है। उनका मानना है कि एक बार जब ये टैरिफ के मुद्दे सुलझ जाएंगे और बाजार में स्थिरता आ जाएगी तो वे 10-15% की अपनी सामान्य वृद्धि दर पर वापस आ जाएंगे। तो ये अभी भी एक मजबूत नकदी पैदा करने वाला आधार है। बिल्कुल, जो उनके बड़े सपनों को ईंधन दे रहा है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमारे सामने एक ऐसी कंपनी है जिसकी कहानी 2 हिस्सों में बटी है। एक तरफ ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर का एक स्थिर नकदी पैदा करने वाला मुख्य व्यवसाय है और दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर के एक अत्याधुनिक क्षेत्र में एक उच्च जोखिम उच्च इनाम वाला उद्यम। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो आइज़्मो 2 बड़े वैश्विक रुझानों का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। पहला, ऑटो उद्योग का डिजिटलीकरण जो उनके मुख्य व्यवसाय को चलाता है, और दूसरा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में विस्फोट जो उनके इज़्मो माइक्रो डिवीजन को चला रहा है। और उनकी रणनीति शीशे की तरह साफ है। हाँ, पहले बिजनेस से होने वाले मुनाफे का इस्तेमाल दूसरे के विस्फोटक विकास को फंड करने के लिए किया जाए। ये एक साहसिक कदम है। सॉफ्टवेयर और सेवाओं जैसी कम पूंजी वाली दुनिया से हटकर पूंजी गहन विनिर्माण की ओर बढ़ना, भले ही इसमें सरकारी समर्थन क्यों ना हो, ये एक पूरी तरह से अलग तरह का व्यवसाय है। सही कहा। इसमें अलग तरह की विशेषज्ञता, अलग तरह की चुनौतियां और अलग तरह के जोखिम होते हैं। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है जो सोचने लायक है। हाँ, कंपनी का कहना है कि उनकी वर्तमान छोटी पैकेजिंग क्षमता लगभग 100 करोड़ रुपए का राजस्व उत्पन्न कर सकती है, लेकिन 200 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाली नई सुविधा 1000 करोड़ तक का राजस्व उत्पन्न कर सकती है। यानी 10 गुना वृद्धि। 10 गुना। तो इस गहरी चर्चा के बाद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली अंतिम बात यह है, एक अत्यंत जटिल विशेष विनिर्माण प्रक्रिया को 10 गुना बढ़ाने में कितना निष्पादन जोखिम शामिल है, और क्या एक ऐसी कंपनी जिसकी जड़ें सॉफ्टवेयर में हैं, वो डिजिटल दुनिया से निकलकर एक भौतिक संपत्ति भारी दुनिया में इस बदलाव का सफलतापूर्वक प्रबंधन कर पाएगी? यही उनकी भविष्य की सफलता का असली परीक्षण